इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में आज हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं, मैं एक परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद इस बहस में शामिल होंगी। हमारे साथ राजीव त्यागी हैं कांग्रेस से, बीजेपी से श्याम जाजू हमारे साथ हैं। इसके अलावा साकेत कोर्ट से हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि शर्मा होंगे और बटला हाउस से राशिद हाशमी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रवि, आपसे मैं जानना चाहूंगा पूरे फैसले के बारे में। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्या क्या उसके आधार दिए हैं और साथ ही डिफेंस की जो दलीलें कोर्ट ने नहीं मानी है उसका क्या आधार दिया है? देखिए, अगर मैं संक्षेप में बताऊं इस फैसले के बारे में, तो बचाव पक्ष की जो दलीलें थी कि जो शाहनवाज है, माफ कीजिएगा, जो शहजाद है, माफ कीजिएगा, शहजाद मौका वारदात पर गिरफ्तार, शहजाद मौका वारदात पर गिरफ्तार नहीं हुआ था, उसके पास से वेपन बरामद नहीं हुआ, उसकी शिनाख्त करने वाला कोई चश्मदीद नहीं है, इसके अलावा कोई मौके का गवाह नहीं है। इस तरह की तमाम दलीलें बचाव पक्ष की तरफ से थीं और ये भी कहा गया था कि जितने भी गवाह हैं वो सब पुलिस वाले ही हैं, लिहाजा इसे एक तरफा फैसला न दिया जाए और इसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिले। लेकिन जो अदालत थी उसने पुलिस के यानी अभियोजन पक्ष के उन दलीलों को ज्यादा तवज्जो दी जिनके मुताबिक ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर ये मामला सुना जाए। और सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस हैं, जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं, वो कहते हैं कि जो ये शख्स था ये पूरी तरह से इस मामले में इन्वॉल्व था, ये वहां पर मौजूद था, बिना सडन प्रोवोकेशन के इसने गोली चलाई और उसके बाद ये मौके से फरार हुआ। उसके बाद में जबकि इसकी वांटेड था, इसकी तस्वीर दिखाई जा रही थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये पेश नहीं हुआ और 1.5 साल बाद जब इसको लखनऊ एटीएस ने गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस के सपुर्द किया तो उसके बाद में ये पूरा मामला अदालत के समक्ष आया है। अदालत ने इस मामले में जो है अभियोजन पक्ष को तवज्जो दी। लेकिन जो अहम बात है भविष्य की वो है 29 जुलाई की, जब इस पर जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है वो सुनाया जाएगा, सजा कितनी दी जाए वो सुनाई जाएगी। और उस दिन फिर एक छोटी सी बहस होगी जो कि आमतौर पर 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलती है, जिसमें अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों अपनी अपनी दलील रखेंगे। जहां तक बात करूं मैं बचाव पक्ष की, बचाव पक्ष 29 तारीख को सोमवार को अपनी तरफ से यही दलील रख सकता है, जैसे कि हमने बात की उनके लॉयर से और तमाम लोगों से, कि अभी इसकी उम्र कम है आरोपी की और जहां तक है इसका पहला जुर्म है और इसको जो है रियायत की नजर से देखे अदालत और इसकी सजा कम से कम दे। लेकिन जो गुनाह है जैसा कि आप भी जानते हैं 302 की धारा भी लगी हुई है और तमाम धाराएं उसके साथ में भी हैं और 302 की जो धारा है यानी हत्या की धारा, उसमें कम से कम सजा उम्र कैद है और ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा है। तो बचाव पक्ष जहां कोशिश करेगा कि सजा कम से कम हो यानी उम्र कैद हो जाए और उसके बाद उनके पास मौका हो इस मामले को अगली अदालत में हाईकोर्ट में ले जाने का। जहां तक बात है अभियोजन पक्ष की, अभियोजन पक्ष कोशिश ये करेगा कि इस मामले को वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में लाने की कोशिश करेगा और रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस बिना पर कि कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं था, ये कमरे में थे, पुलिस के अधिकारी जो थे वो अपनी रूटीन का काम कर रहे थे, उनको खाली इनसे आइडेंटिटी मांगी थी, वो खाली इनका परिचय जानने के लिए वहां पर पहुंचे थे और अचानक उन्हें जवाब में सीधे सीधे गोलियां उन पर चलाई गई। उसके बाद में फरार हुए वहां से और करीब 1.5 साल तक कानून के साथ आंख मिचोली खेली। भले उम्र कम है, 24 साल इसकी उम्र है, लेकिन इसके बावजूद जो इसका गुनाह है वो बड़ा संगीन है, क्योंकि एक बड़े पुलिस अधिकारी पर जो कि अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा था, उसके साथ साथ 2 और पुलिसकर्मी भी इसमें मामले में जख्मी हुए थे और 307 का मुकदमा यानी हत्या की कोशिश का मुकदमा अनुराग इसी सिलसिले में वहां पर लागू किया है। तो जो 29 तारीख होगी निर्णायक होगी, उसमें जहां पुलिस यानी अभियोजन पक्ष की कोशिश होगी कि इस मामले को गंभीर से गंभीर बताकर इस जो है दोषी को मौत की सजा दिलाने की कोशिश होगी, वहीं जो बचाव पक्ष है उसकी कोशिश होगी कि उसकी उम्र का हवाला देकर, उसके पहले गुनाह का हवाला देकर उसे कम से कम सजा दिलाने की लेकिन रवि, बचाव पक्ष गुनाह मान ही कहा रहा है। रवि, बचाव पक्ष के वकील की हमने बात सुनी, वो तो अब भी ये कह रहे हैं कि वो अपनी इस बात पर अडिग हैं, अटल हैं कि शहजाद वहां उस रोज था ही नहीं, शहजाद को फंसाया गया। बचाव पक्ष तो अब भी नहीं मान रहा है कि उसने कोई अपराध किया है। अनुराग, कोर्ट के बाहर कोई बयान देना अलग बात है, लेकिन अदालत ने जो लिख दिया, जो फैसला उन्होंने जज साहब ने लिख दिया है वो फाइनल है, कम से कम इस कोर्ट में फाइनल है, यानी निचली अदालत में अब इस पर दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती है। जज साहब ने जो कह दिया वो आखिरी बात है। अब इसके बाद अगर इन जज साहब पर अगर किसी को शंका है या फिर किसी को ऐसा लगता है, मैं बचाव पक्ष की ही बात कर रहा हूं, उनको अगर ऐसा लगता है कि उनके पास ज्यादा तथ्य हैं, कुछ तथ्यों पर गौर नहीं किया इस अदालत ने और इस पर और गौर की जरूरत है और तवज्जो अगर उनको चाहिए, और तो इससे बड़ी अदालत यानी वो सिर्फ हाई कोर्ट में अब इस मामले को लेकर जा सकते हैं। सेशंस अदालत अपना फैसला सुना चुकी है और देश की किसी सेशंस अदालत में अब दोबारा इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता। अनुराग, तो चले बचाव पक्ष के वकील का क्या कहना है? वरुण जैन ने बात की, वकील साहब से सुन लेते हैं एक बार, फिर इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बटला हाउस एनकाउंटर में बचाव पक्ष के जो वकील हैं इस वक्त
हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, आज का जो ये जजमेंट आया है, क्या आया है सबसे पहले तो फैसला? जजमेंट गिल्टी हेल्ड किया है कोर्ट ने, जो भी चार्जेस थे उनमें सब में उन्होंने गिल्टी हेल्ड किया है, जिसमें 186, 307, 302, 353 तो उन्होंने गिल्टी हेल्ड किया, जिसपे सेंटेंस पे आर्गूमेंट के लिए 29 को एट 2 PM कोर्ट ने टाइम दिया है, डेट दिया है। अब नेचुरली उसमें जो भी जजमेंट है, हमारी जो अपनी इधर से तमाम डिफेंस की चीजें थी, उन तमाम चीजों को कितना अप्रिशिएट किया है, कितना नहीं किया है, उन तमाम चीजों को लेकर डिसअपॉइंटेड तो हम जरूर है, लेकिन यह है कि वी आर होपफुल फॉर अपील। तो अब जब जजमेंट की कॉपी मिलेगी तभी ये तमाम चीजें हम उसका एनालाइज करके बता सकते हैं। सर, आपकी तरफ पहले से कुछ कहे ना वो प्रीमेच्योर हो। सर, आपकी तरफ से क्या बातें रखी गई थी और पीपी की तरफ से? हमारी तरफ से बहुत सारी बातें थी, अब इतनी देर में वो सब बातें थोड़ी नहीं कंक्लूड हो पाएंगी। बहुत सारी बातें थी, ऐसा नहीं है। जो तमाम बातें हमारी तरफ से आई थी उन तमाम चीजों ही के लेकर तो मैं कह रहा हूं ना कि हम डिसअपॉइंटेड हैं कि सारे सेक्शन में एक तरफ से जो भी पुलिस ने चार्जेस लगाए हुए थे, जितने पुलिस के सेक्शन थे, सारे सेक्शन में एक तरफ से सजा कर दिए। तो उन तमाम चीजों को लेकर डिसअपॉइंटेड तो है हम, लेकिन यह है कि आगे के लिए होपफुल है। इसलिए बहुत कुछ हमारे पास था जिसपे कि कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए था, या जो जजमेंट जिस तरह का आया है वो उतने की हमें उम्मीद नहीं थी उस तरह की। तो सर, आगे अब कब आगे हायर कोर्ट पे अगली अदालत पर जाने की? वो तो जब 29 को ऑर्डर ऑन सेंटेंस है तो उसके बाद ही वो मैच्योर होगी। हमारी अपील का जो पीरियड होता है उससे पहले तो हम नहीं कुछ कर सकते। तो नेचुरली 29 के बाद की बात कीजिए। 29 को एट 2 PM ऑर्डर ऑन सेंटेंस है, उस पर आर्गूमेंट एक होती है और आर्गूमेंट के बाद फिर ऑर्डर करता है कोर्ट की किस किस सेक्शन में कितनी कितनी सजा होनी चाहिए। उसके बाद ही फिर अपील में हम जाएंगे। उस वक्त हमें कॉपी भी सप्लाई होगी, वहां से वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है अपील वाला, उससे पहले तो हम जा ही नहीं सकते। ठीक है। तो आपने सुना, बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि जब सेंटेंस 29 तारीख को सुनाया जाएगा उसके बाद ये आगे जो ऑर्डर है उसको देखेंगे और जो अगली कोर्ट है उसमें इस पूरे मामले को लेकर अपील करेंगे। कैमरामैन अश्वनी के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आतंकी शहजाद के वकील को सुना आपने, कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर कर रहे थे। इसके बाद मैं सीधे राशिद हाशमी जो मेरे सहयोगी और संवाददाता हमारे, उनका रुख करूंगा बटला हाउस से। लगातार सुबह से वो हमें अपडेट कर रहे हैं, वहां के लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। राशिद, एक जो फैसला आया है अब साफ तौर पर बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर के, वहां जो लोग हैं, वहां के जो वरिष्ठ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, किस तरीके से इस फैसले को उन्होंने लिया है? इस वक्त हमारे साथ अनुराग, हर एक वर्ग खड़ा है बटला हाउस का। बच्चे खड़े हैं, बुद्धिजीवी यहाँ पर खड़े हैं, कुछ ऐसे चश्मदीद हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 साल पहले, जिनकी उम्र बहुत ही कम थी, जो कह सकते हैं कि दूध-मुहे बच्चे थे, कई बुद्धिजीवी हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के, जामिया ऑल इंडिया स्टूडेंट आइसा के फरहान हमारे साथ हैं। इन सभी से हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक पोस्टर में दिखाना चाहूंगा, लेकिन साथ ही ये कहना चाहूंगा, ये ओपिनियन देखिए, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये इनका अपना ओपिनियन है। ये उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में ये कहते हैं, साकेत कोर्ट के फैसले से हम मुतमईन नहीं हैं और शहजाद बेकसूर है। ये इनका अपना ओपिनियन है, मैं बार बार ये कह देता हूं। और हमारे साथ वसीम साहब मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक बार शाम का चूंकि वक्त है, सब लोग ये जान तो जाए कि हम जो ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, जो बड़ी खबर दिखा रहे हैं, वो है क्या। इसी L18 बिल्डिंग के बारे में हम बता रहे थे, जहां से आज से 5 साल पहले 13 सितंबर 2008 को चौथी मंजिल पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। ये ठीक मैं L18 बिल्डिंग के सामने में खड़ा हूं। अब यहां पर काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये बताइए, अब फैसला आने के बाद क्या जहन में ख्याल है और आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, बहुत दुख है इस बात का, मुझे ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को दुख है, पूरे हिंदुस्तान को इस बात के, मुसलमानों को इस बात का दुख है कि ये फैसला गलत आया है। लेकिन कोर्ट का फैसला ऐसे ही हम सम्मान करते हैं, क्योंकि पुलिस इनकी है, सरकार इनकी है, जैसे चाहे इन्होंने सबूत बनाए और उसको जो है कि फैसला आना था। ये तो हमें उम्मीद थी कि फैसला यही आएगा। आपने इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि आप संतुष्ट नहीं हैं, क्यों नहीं है? ये संतुष्ट इसलिए नहीं है कि सब कुछ इन्हीं का है, कोर्ट इनका है, कानून इनका है, सब कुछ इनका है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कराई इन्होंने। दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने गवाह बनाने थे, पास पड़ोस के गवाह बनाते, सामने बिल्कुल फ्लैट हैं, इसके वहां पर लोग रह रहे हैं, उनको गवाह बनाना चाहिए था इनको। अभी थोड़ी इन्होंने सारे गवाह अपने रखे, पुलिस ही गवाह बने। हमारे साथ फरहान भी है, जिनका बार बार ये कहना है कि आखिरकार छोटे मोटे एनकाउंटर्स की भी जुडिशियल इंक्वायरी होती है, इस एनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? फरहान, यही कहना चाह रहे थे आप?
देखिए, बटला हाउस इनकाउंटर 2008 हुआ, तब से हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन इसकी मांग कर रही है कि इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी हो। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त जहां का इनकाउंटर हुआ और जो हमने देखा कि 9 साल बाद ये सीबीआई का रिपोर्ट आया कि ये फेक इनकाउंटर था, तो हम ये कह रहे हैं कि आखिर इस देश की सरकार इस न्यायिक जांच से क्यों डर रही है, क्यों भाग रही है? एक इसके अलावा ठीक है राशिद, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास लौटूंगा राशिद। तमाम राजनीति पहले हुई है और बाद में नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। अल्टीमेटली राजनीति तो जो चला रहे हैं कांग्रेस, वो चलाने की कोशिश करते रहेंगे किसी लेवल पर, लेकिन खत्म करनी चाहिए। जहां देश की सुरक्षा का सवाल हो, जहां एक पुलिस ऑफिसर मोहन चंद शर्मा जिनको अशोक चक्र मिला है उनके बलिदान का प्रश्न हो, जहां पर कोर्ट ने 70 विटनेसेस, आई बिलीव ये जो जज है उन्होंने 70 विटनेसेस को सुना है, जिसमें से 6 आई विटनेसेस हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अलग है। इंजरी मूलचंद शर्मा, मोहन चंद शर्मा जी की बात कीजिएगा, उनकी आगे से है, पीछे से नहीं है। जो गन आई विटनेसेस है जिन्होंने शहजाद को भागते हुए देखा है, गन को नीचे फेंकते हुए देखा है। तो इसके बाद हम कब तक इस बात पे चर्चा करते रहेंगे? आज की तारीख एक बड़ी अच्छा दिन है जहां पर कानूनी तरीके से पूरी सुनवाई के बाद, पूरे ट्रायल के बाद एक रिजल्ट और एक जजमेंट आपके सामने आई है, सबको मिलजुल कर। लेकिन आप सीनियर एडवोकेट हैं पिंकी आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मामले में जो आरोप अभी भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही, तो ये कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, सरकार भी हमारी, अदालतें हैं भी हमारी, वकील भी हमारे, जज भी हमारे, गवाह भी हमारे, आई विटनेसेस भी हमारी। तो इस मामले में इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो दलीलें इसकी दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में दी गई, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो दलीलें रखी गई या डिफेंस की तरफ से जो दलीलें रखी गई, साफ तौर पर डिफेंस को लगता था कि उसकी दलीलें बहुत पुख्ता हैं, प्रोसिक्यूशन को लगता था कि उनकी दलीलें ज्यादा पुख्ता हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? अनुराग जी, अगर आप कोई भी क्रिमिनल ट्रायल देखें ना, तो सबसे पहले कहा जाता है, चाहे वो जेसिका लाल का मर्डर का केस था, कि वहां पर वो था ही नहीं, कोई और व्यक्ति था। ये कहना कि शहजाद नहीं थे, कहीं और थे, ये टिपिकल डिफेंस टैक्टिक रहता है। कोई नई बात नहीं, हम लोग तो रोज ये कानून में देखते हैं, इसलिए इस बात की कोई बुनियाद नहीं है। आज की तारीख एक गवाह है इस बात की कि कानूनी प्रक्रिया से आपने नेशनल सिक्योरिटी के विषय में एक जजमेंट आपके सामने आगे आई है। जजमेंट में 45 पेज की जजमेंट, अल्टीमेटली जज ने पूरी चीजें कंसिडर करके जो लिखी है, उसकी हमें खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम आज की तारीख पे अपनी एक सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी को आगे ले जा सकते हैं। भारतीय सभ्यता, भारतीय इंटेग्रिटी, भारतीय सिक्योरिटी, ये मेन मुद्दा सबकी आंखों में होना चाहिए। पिंकी जी, आपको रोकना चाहूंगा, शहीद मोहन चंद शर्मा की धर्मपत्नी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। अब इस बात को कहने वाले भी काफी हद तक ये जानते हैं कि कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए कहीं भी नहीं जाता। एक सिंपल सी बात है, अपने बीमार बेटे को छोड़ के कोई भी एक नॉर्मल इंसान अपने बच्चे को पास रहेगा, जो कि बहुत क्रिटिकल था उस टाइम पे। लेकिन बार बार ये बात कही गई, हम लोगों ने सुनी, वेट किया, अपनी मतलब कह लीजिए अपने ज्यूरिडिक्शन पे हमें पूरा भरोसा था कि जो भी मतलब हमारा कोर्ट फैसला करेगा हमें मानने होगा कि क्या है और क्या नहीं। आज ये प्रूव हुआ। सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन मुझे इस बात की है कि ये प्रूव हो गया कि एक फेक एनकाउंटर नहीं था। आज कोर्ट ने साबित कर दिया सजा सुनाकर कि मतलब जो भी कल्प्रेट इसमें रहा, जो भी है, क्योंकि हम तो वहां काउंटर के वक्त मौजूद नहीं थे कि हम कहते फलाना था, वो भाग गया, ये वो हो गया। ये सब पुलिस जानती है कौन था या कौन नहीं था, या वो जो चले गए वो खुद जानते थे। लेकिन बहुत किसी हद तक कह लीजिए बहुत मतलब एक बात की राहत है कि मतलब आज फैसला हुआ तो दोषी मिला और दोषी को सजा सुनाई गई। अभी फर्दर ये पता है बहुत आगे तक ये केस चलेगा, हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि बार बार ये इश्यू उठाया जाएगा अपने अपने फायदे के लिए। और ये कोर्ट आगे मतलब फैसला आगे भी जा सकता है, आगे भी अपील हो सकती है इस बात को। लेकिन हाँ, इस बात का जरूर है कि जो दोषी है उसको सजा अभी फिलहाल के लिए तो सुनाई गई है। कई साल इस इंसाफ के लिए आप लोगों ने इंतजार किया, कैसे बीते इस साल? अब आप सोच ही सकते हैं कि उस फैमिली के साथ क्या बीतता है कि 2 इन-लॉज जहाँ वो इतने एजेड हैं, अबव 80 हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अकेली हूँ और कोई अदर मेंबर नहीं है मेरे घर में, तो उस फैमिली के साथ क्या गुजरती है। खुद ही स्ट्रगल की है, इन 5 सालों में हमने स्ट्रगल की है और खुद स्टैंड हुए हैं दोबारा से। लेकिन इसके लिए हमने किसी को दोष नहीं दिया कि हमारे साथ ऐसा हो गया। उन्होंने अपनी ड्यूटी करी, बहुत गैलेंट ऑफिसर थे और हमें बहुत प्राउड फील होता है। इतने गैलेंट्री अवार्ड उन्हें ऐसे ही नहीं दिए गए, जो लास्ट में उन्हें अशोक चक्र भी दिया गया। तो किसी भी, मैं कहती हूँ कि किसी ऑफिसर के पास ये रिकॉर्ड नहीं है दिल्ली पुलिस में। उन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया, बहुत गैलेंट ऑफिसर थे और हम बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात के लिए। और मतलब इसीलिए हम अपने आप को दोबारा स्टैंड कर पाए कि हम मैं उनकी पत्नी हूँ और हमें खड़ा होना है दोबारा। हमने किसी से कोई मदद नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा, अपने आप से सेल्फ स्टैंड हुए और आज भी खड़े हैं।
हाई कोर्ट के बाद साकेत कोर्ट ने मोहर लगा दिया कि वो एनकाउंटर बिल्कुल सही था, बिल्कुल जिस तरीके से तमाम बातें उठी ऐसा कुछ नहीं था। आपके बच्चे हैं, बच्चे भी पापा को याद करते होंगे, आगे उनकी तरह बनना भी चाहते होंगे, क्या बनना चाहते हैं आपके बच्चे इस तरीके? देखिए अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी जानते हैं कि वक्त के साथ साथ बच्चों की लाइन बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं। छोटे बच्चे हैं, अभी उन्होंने मतलब पास आउट किया है, तो ये मैं नहीं कह सकती आगे क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे। आज बच्चे के ऊपर हम जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो बच्चों के ऊपर ही छोड़ते हैं वो क्या कैरियर चुनेंगे। चलिए, इससे जुड़ा सवाल मैं राजीव त्यागी जी आपसे पूछूंगा, लेकिन इससे पहले मैं बटला हाउस का रुख करूंगा। राशिद हमारे साथ है। राशिद, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। जी हाँ, अपने पैनल डिस्कशन में हमने देखा एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ करके राजीव त्यागी जी अपने शब्दों पर बड़ा खूबसूरत मुलम्मा चढ़ा करके बोल रहे थे। इसके अलावा श्याम जाजू भी बहुत अग्रेसिव थे। रविशंकर प्रसाद चूंकि वकील हैं, जाहिर सी बात है, साथ ही साथ पॉलिटिशियन एक बड़ा डेडली कॉकटेल होता है, बहुत कुछ बोलते हैं। इन पॉलिटिशियंस को लेकर के अब ये लोग क्या कहते हैं, चूंकि वहां पर आप डिस्कशन सुन रहे हैं, लेकिन यहां के लोग क्या कहते हैं, अब हर पॉलिटिशियन जो है आपस में लड़ रहा है। आपको लगता नहीं कि इलेक्शन करीब है, इस फैसले का भी फायदा उठाने की ये पॉलिटिशियंस कोशिश करेंगे? तो इस टाइम जो फैसला आया है तो इसीलिए तो आया, 3 महीने इलेक्शन के बचे हैं, अब इनके एमपी का इलेक्शन के 3 महीने बचे हैं, तो कांग्रेस को भी अपना दिखाना कि हम हमदर्दी दिखा रहे हैं आपके लिए, और सारी पार्टियों को दिखाना कि हम क्या हमदर्द हैं आपके लिए। दूसरी बात ये कि जो फैसला आया है ये वाला, ये इनकाउंटर हुआ तो रमजान के महीने में, फैसला आया तो रमजान के। अमीर साहब भी हमारे साथ हैं, लोकल पॉलिटिशियन हैं और यहाँ के सोशल वर्क में काफी दखल लगते हैं। अमीर साहब, हमारे स्टूडियो में बैठ करके बीजेपी और कांग्रेस रूटीन अफेयर की तरह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से इस फैसले को डिफाइन कर रहे हैं, उसका एक तरीके की मौका परस्ती ढूंढी जा रही है। देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत में सभी को अपनी बात कहने का हक है। दूसरी बात, आज जो ये निचली अदालत का जो फैसला आया है, हम सब उसका इस्तकबाल करते हैं। देश के अक़लियतों से, अल्पसंख्यकों से हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपना संयम बनाए रखें। ये मैं इस बुनियाद पर इस बात को कह रहा हूं कि इसी लोअर कोर्ट से दिल्ली के मामले में 16 ऐसे जजमेंट आए हैं जो एक किताब की शक्ल में आपके सामने आए थे कि 16 मुस्लिम नौजवानों को 16 साल के बाद, 18 साल के बाद इसी दिल्ली की हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया था। ये बात पुरानी नहीं है, ये बात अभी पिछले 2 साल के बीच की बात है कि जब 16 नौजवान छूटे हैं। तो ये बीजेपी के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, मैं ये कह रहा हूं कि जो 16 लोग छूटे हैं, इतनी आवाज, इतनी राजनीति टेलीविजन पे बैठ के आप लोगों ने कभी नहीं की होगी। आज अभी ये फैसला लोअर कोर्ट का है, एंड लोअर कोर्ट में आपने देखा होगा कि आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों में मैक्सिमम नेगेटिव रिस्पांस कोर्ट का होता है। इनकी बात हम तक पहुंच गई है। राशिद, आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे। राजीव त्यागी जी के पास समय कम है, उनको रुखसती लेनी है, उनको जाना है। राजीव त्यागी जी, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, जो अमीन भाई ने अभी कहा वो बहुत बढ़िया बात की। ये बदलता हुआ भारत है, ये नौजवान भारत है। और मैं देखिए जो आपको अच्छा लगा वो आपने कहा बहुत बढ़िया था, जो आपको बुरा लगा उस पर आपने। ये जमहूरियत है, नहीं सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। स्पीच की फ्रीनेस है, आप कुछ भी कहिए किसी के बारे में। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि किसी भी अदालत के फैसले से पहले आपकी तरफ से आवाज क्यों आती रही कि एनकाउंटर फर्जी है? दिग्विजय सिंह साहब क्यों बोले? आपके चैनल के माध्यम से राजनीति किसने की इस मसले? मैं बताता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो भी लोग बाग आपके चैनल को देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक कबीर का दोहा पढ़ूंगा, हिंदू कहे राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में 2 लड़त मरत हैं, भेद न कोई जाना। उनका भेद जानिए कि ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है। पाक रमजान महीने में मैं हिंदू होने के नाते कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बाग एक होकर इस उभरते हुए भारत में सब लोग बाग शिरकत करें। वो तो राजीव त्यागी जी, ये बात आप क्या समझा रहे? तो बच्चे एसएमएस आपस में शेयर करते हैं कि रमजान में राम है और दिवाली में अली है। ये सब ज्ञान मत दीजिए। ये मुझे बताएं कि इस मामले पर जो अब तक राजनीति होती रही है, क्या आप उम्मीद करेंगे वो बंद हो जाएगी? वहां के लोग, जो वहां के नुमाइंदे हैं, वो कह रहे हैं कि अब आने वाले इलेक्शंस को लेकर के आप लोग इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं। देखिए, सियासत जो है ना, देखिए अनुराग जी, सियासत एक ऐसी चीज है जो आदिकाल से रही है और अनादि तक रहेगी। ना तो आप खत्म कर सकते हैं सियासत को, ना मैं खत्म कर सकता हूं सियासत को। रही बात इसकी, मतलब सियासत करेंगे आप इस मसले पर? सियासत तो करने का तो आम आदमी का अधिकार है। इस मसले पर, इस मसले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस मसले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस मसले की बात नहीं कर रहा हूं। रही बात जो राशिद भाई ने कहा था, मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूं, जो एसी उनमें
एसी कमरों की बैठने की बात की थी। मैं व्यक्तिगत रूप से पांच बार पॉलिटिकल मूवमेंट्स को लीड करके जेल काट चुका हूं। मैं जमीनी हकीकत को समझता हूं देश की, और मैं जानता हूं कि देश में लोग बाग एक होकर के बढ़ना चाहते हैं। देश में लोग बाग ये नहीं चाहते कि फिरका परस्त ताकतें आए और फिरका परस्त ताकतें इस देश की पटरी को डिरेल करने का काम करें, उसको विकास के पहिए को अवरुद्ध करने का। लेकिन आम आदमी तो सभी को फिरका परस्त मान रहा है जी, इसमें पार्टी की क्या बात है? देखिए, आम आदमी, मैंने कहा उसके लिए कांग्रेस भी फिरका परस्त है, उसके लिए बीजेपी भी फिरका परस्त है। राइट टू स्पीच है, हिंदुस्तान में राइट टू स्पीच है। इसीलिए देश जो है ना, इसीलिए हमारा देश, इसीलिए हमारा प्यारा मुल्क इस 65 साल 66 साल में विश्व में एक ताकत बनने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे राइट टू स्पीच है। आज भी कांग्रेस वालों में हिम्मत नहीं है कि ऐसी बातों में हम राजनीति नहीं करेंगे। वो ये कह रहे कि ऐसी बातों में राजनीति होती रहेगी। अरे कुछ विषय देश की सुरक्षा के, देश की शांति, ईश्वर में आप राजनीति नहीं करेंगे, ऐसे विषयों में हम राजनीति नहीं करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बात प्रदेश में आज भी करेंगे, ये करेंगे तो आप भी करेंगे? हम नहीं करेंगे, हम तो करते ही नहीं। हमने तो इस देश को बनाने का काम किया हमेशा। मैं यही तो कह रहा हूं, 5 साल से और कौन कर रहा था इस मसले पर? कांग्रेस के पास सिद्धांत हैं, नीतियां हैं, और कांग्रेस ने इस देश पे शासन करने का काम किया सबसे लंबे वक्त तक। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये की जाता है कि कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों को आम जनता ने पसंद करने का काम किया, इसलिए हमें बैठाने का काम किया राजनीति में। और 2014 के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, 2014 के इलेक्शन में भी आप देख लेना इस बात। चलिए राजीव जी, मैं निवेदन करूंगा कि आशीष के पास मैं रुक कर रहा हूं, रवि के साथ, वो हमारे संवाददाता के साथ मौजूद है, फैसले की पूरी कॉपी उनके पास। एक बार ये सुन लेते हैं, उनसे ये जान लेते हैं कि इस फैसले में और क्या क्या अहम बिंदु हैं, फिर आप जाना चाहें तो चले जाइएगा। जी रवि। जी, मैं आपकी बात कराना चाहूंगा आशीष से। आशीष, जरा विस्तार से बताएं कि और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स थे उस पूरे इस वर्डिक्ट में, इस पूरे फैसले में, जो कि अहम है, खासतौर पर अभियोजन पक्ष की तरफ से। देखिए, टोटल 45 पेज का जजमेंट है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, और इंडिया न्यूज नहीं दर्शकों को सबसे पहली बार बताया कि टोटल जजमेंट कितने पेजेस का है, और जजमेंट में लास्ट में कहा क्या गया है। जो डिफेंस की बात करें तो डिफेंस का मेन आर्गुमेंट यही था कि उस समय जब ये घटना हुई, उस समय शहजाद वहां नहीं था, जब एनकाउंटर हुआ था उस समय शहजाद वहां नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि केवल शहजाद का पासपोर्ट पाया गया, और शहजाद जब वहां से भागा उसे किसी ने नहीं देखा, इनफैक्ट उसके कपड़े भी किसी ने नहीं देखे, शहजाद को, इनफैक्ट शहजाद का वेपन भी नहीं बरामद किया गया। लेकिन कोर्ट ने जो अपने 45 पन्नों का ऑर्डर दिया है, उसके 3 पेज जो बेहद अहम है लास्ट के, उसमें पूरी तरह से इसको डिफाइन किया है, और ये कहा है कि अगर कोई भी पुलिस वाला, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मोहन चंद शर्मा ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, वो केवल इन्वेस्टिगेट करने जा रहे थे, और उस दौरान अगर कोई पुलिस वाला आपके दरवाजे पे जाता है, दरवाजा खटखटाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर क्रॉस फायरिंग कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जो गवाह हैं उसके मुताबिक, और ये स्टेब्लिश होता है कि उस समय शहजाद वहां था, और जब वो भागा तो उसके हाथ में पिस्टल थी, और पिस्टल के साथ वो भागा था, और उसके बाद उसने पिस्टल को गंग नहर में फेंक दिया था, जैसा कि शहजाद ने जब 2010 में वो पकड़ा गया था और एटीएस को उसने बताया था। हालांकि 2 बार ट्राई किया गया था एटीएस की तरफ से कि वो पिस्टल बरामद की जाए, लेकिन वो पिस्टल बरामद नहीं हो पाई थी। लेकिन कोर्ट ने इन सारे फैक्ट्स को माना, और ये माना कि शहजाद वहां था, जो डिफेंस का सबसे बड़ा आर्गुमेंट है। डिफेंस का इनफैक्ट हमारे जो पॉलिटिकल जो नेता है वो भी बार बार ये कह रहे थे कि शहजाद वहां नहीं था, उसको जबरदस्ती पकड़ा गया। लेकिन ये चीजें कोर्ट में स्टैब्लिश हो गई हैं। 45 पेज के ऑर्डर में जज ने क्लियर कर दिया है कि शहजाद वहां था, उसके हाथ में पिस्टल थी, और वो पिस्टल लेके भागा था। जाहिर तौर पर। लेकिन आज जब 5 साल के बाद जी, चल रवि, मैं एक बार फिर लौटूंगा आपके पास। राजीव त्यागी जी को जाना, मैं आखिरी सवाल राजीव त्यागी जी आपसे पूछना चाहता हूं। कोर्ट ने जिन प्रोसिक्यूशन की दलीलों को मानते हुए ये फैसला सुनाया है, कोर्ट ने माना है कि पुलिस दल जो वहां पर गया था मोहन चंद शर्मा की अगुवाई में, वो सिर्फ बातचीत करने के लिए गया था। उन पर ऐसे वक्त में हमला हुआ, शहजाद के पास रिवॉल्वर था, वो हमला करके गोलियां मार करके मोहन चंद शर्मा को वहां से भागा। आप इस तरह के एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहे, दिग्विजय सिंह ये कहते रहे कि एनकाउंटर फर्जी था, इसको आप कैसे सही ठहराएंगे, मुझे बताएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देखिए, जैसे कि बाटला हाउस से भी लोगों को हमने सुना, ये कानूनी प्रक्रिया है। कानून ने अगर कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, उसका हम सबको मैं कह रहा हूं कि उसका सम्मान करने के लिए आप इंतजार कर सकते थे बोलने से पहले। किस बात? सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि सोनिया गांधी उन तस्वीरों को देखकर रोई। देखिए, एक फौरी रिएक्शन होता है, नहीं, फौरी रिएक्शन होता है। उस फौरी रिएक्शन में भावनाओं में बह करके बहुत सारे जो ताकतवर लोग बाग कह देते हैं चीजों को। कमाल कर रहे हैं साहब, आप देश चला रहे हैं, भावनाओं में बह करके कोई रिएक्शन कैसे दे सकते हैं? आम रिक्शे वाले से लेकर के अनुराग जी, और मेरे से लेकर के जितने भी बड़े लोग बाग, बड़े नेता हैं, सभी भावनाओं में रहते हैं। ये भावना प्रधान देश है। जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़े बड़े बलिदान दिए उनके परिवार ने, वो भावनाओं में कैसे बह सकते हैं? बलिदान की बात तो यह है कि बलिदान की बेहतरी तो कहना, जैसे आपने कहा, सोनिया गांधी जी के परिवार से बेहतर कोई नहीं जानता। और मैं
सल्यूट करता हूं। यानी आप ये नहीं शर्मा मानते साहब कि को, यानी शर्मा आप ये साहब को नहीं सल्यूट करता मानते हूं मैं। यानी आप ये नहीं मानते कि कांग्रेस ने कहीं भी इस मसले पर राजनीति की है? किसमें? इस मसले पर बटला हाउस में कांग्रेस कभी भी ऐसे मुद्दों पे कोई राजनीति करने का काम नहीं करती। तो फिर मकसद क्या था दिग्विजय सिंह? कांग्रेस आम कहते आदमी थे की कि बात करती है, एनकाउंटर कांग्रेस फर्जी गरीब है, की बात करती या है, सलमान कांग्रेस खुर्शीद साहब ने कहा कि सोनिया गांधी इन तस्वीरों को देखकर उसका मकसद क्या था, ये मैंने आपको मैंने बताया ना, कांग्रेस आम आदमी की बात करती है, गरीब की बात करती है, देश को आगे लेने की बात करती है। कांग्रेस फिरका परस्त नहीं है, कांग्रेस सेकुलर है, कांग्रेस सबको साथ लेके चलने की बात करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उसके गुलदस्ते में। ठीक है, आप नहीं बोलना चाह रहे, कोई बात नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपको कहीं निकलना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी जी। लेकिन इस बीच रजत राकेश टंडन हमारे जो संवाददाता हैं, उन्होंने अमर सिंह से बात की है, सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी जी। लेकिन इस बीच रजत राकेश टंडन हमारे जो संवाददाता हैं, उन्होंने अमर सिंह से बात की है, सुन लेते हैं। बाटला हाउस इनकाउंटर केस में आज कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने माना है कि शहजाद दोषी हैं। बात करने के लिए इस समय अमर सिंह मौजूद हैं। सर, एक लंबी लड़ाई आपने करी। आप पहले पॉलिटिशियन थे जो बाटला हाउस इनकाउंटर की जगह पे गए, वहां लोगों से मिले, उनका दर्द बांटा। आजमगढ़ को भी आपने डिफेंड किया। आज जो कोर्ट का डिसीजन आता है, कैसे देखते हैं? देखिए, कोर्ट के डिसीजन पर टिप्पणी करना ये किसी भारत के न्यायप्रिय नागरिक के लिए उचित नहीं है। और इस कोर्ट के ऊपर की कोर्टें वो अभी मौजूद हैं, तो जिसे दोषी करार दिया गया है उसके लिए आगे का मार्ग है। लेकिन कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना न्यायोचित नहीं है। उसका सबको स्वागत करना चाहिए कोर्ट के निर्णय का। काफी समय से आप जुडिशियरी इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी आप मिले थे। और कई दिलचस्प बात यह है सर कि कांग्रेस का भी एक बड़ा खेमा था, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, सलमान खुर्शीद हो, सबने ये बात कही थी कि इंक्वायरी उनकी। देखिए, मैं आज भी कह रहा हूं, जिस तरह से घर में एक कमजोर बच्चे की मांग के प्रति माता पिता जो अपाहिज हो, जो पोलियो से ग्रस्त हो, तो नॉर्मल बच्चे के मुकाबले एक कमजोर बच्चे की मांग के प्रति माता पिता ज्यादा संवेदनशील रहते हैं, ज्यादा ख्याल रखते हैं। उसी तरह से हमारे देश में, जिस देश में हमारे नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं, जिनको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन अपने आप को भारतीय राष्ट्रवादी कहने से भी जिन्हें गुरेज है। अब कोई मुसलमान नेता कहेगा कि मैं मुस्लिम राष्ट्रवादी हूं, कोई ईसाई नेता कहेगा मैं ईसाई राष्ट्रवादी हूं, मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। इसके बाद कोई कहेगा मैं यादव राष्ट्रवादी हूं, कोई कहेगा मैं क्षत्रिय राष्ट्रवादी हूं, कोई कहेगा मैं बनिया राष्ट्रवादी हूं। तो देश को कहां ले जाएंगे हम लोग? तो इस वातावरण के अंतर्गत एक संदेह की सृष्टि होती है। और मैं सिर्फ इतना कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, और आने वाले कल में भी कहूंगा कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है, उस अल्पसंख्यक समुदाय का एक छोटा वर्ग ही सही, अगर उसको कोई संदेह है तो उसके संदेह के निराकरण के लिए शासन प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपको, इसको लेकर राजनीति भी हुई। जब लोग यहां से कई नेता आजमगढ़ गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पुरजोर तरीके से अपनी बात नहीं रख पाए। तो आपको लगता है माइनॉरिटीज के वोट बैंक के लिए राजनीति हुई बाटला हाउस इनकाउंटर को लेकर? देखिए, राजनीति, धर्म और जाति, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि इन तीनों को इसका सम्मिश्रण हो गया है, इसका ऐसा घोल बन गया है जिससे पलायन नहीं किया जा सकता। अब जातियों की रैली करने के लिए न्यायपालिका ने मना कर दिया है, लेकिन जातियों के आधार पर वोट बैंक की मीनार बन गई उत्तर प्रदेश में, उसके लिए न्यायपालिका क्या करेगी? उस मीनार को कैसे ध्वस्त करेगी? श्याम जाजू, जब किसी भी राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदा, चाहे वो अमर सिंह हो या फिर वो राजीव त्यागी हो, दिग्विजय सिंह हो, कोई भी हो, XYZ, आप ही क्यों ना हो, जब ये कहते हैं कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर ये भी कहते हैं राजीव त्यागी या फिर अमर सिंह के जो दोषी करार दिया गया है उसके लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा भी खुला है, तो वो क्या अपनी राजनीति के लिए विकल्प खुले रहने देना चाहते हैं? एक प्रकार से ऐसी रिएक्शन देकर कांग्रेस के नेता और इस प्रकार के पॉलिटिशियन देश के आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं। उनको 5 साल तक रुकने का पेशेंस भी नहीं था। मोहनचंद शर्मा को अशोक चक्र देने वाली सरकार के ही नुमाइंदे उनको ये फेक एनकाउंटर कह रहे हैं, तो आप अशोक चक्र किनको दे रहे? जो फेक एनकाउंटर कर रहा था। अभी हमने मोहन शर्मा जी के पत्नी के भावनाएं सुनी है, उनकी संवेदना हमने देखी है, और पूरे देश के देशभक्त जनता को इसका गुस्सा है कि इस प्रकार के आतंकवादियों का समर्थन करके देश चलाना और अपने क्षुद्र छोटे
स्वार्थ के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ने ऐसे सभी इश्यूज पर जिस प्रकार की रिएक्शन दी है, जिस प्रकार का उनका व्यवहार किया है, इसको हम कंडेम करते हैं, इसका हम निषेध करते हैं। ऐसे विषयों से ही देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। दहशत, आतंकवादियों को कोई दहशत नहीं है, उनको मालूम है कि ये लोगों को राजनीति के लिए हमारी जरूरत है या हमारा उपयोग करते हैं, वो करने देते हैं। इसके आधार पर निश्चित रूप से जो पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका है वो ये नहीं चाहता कि इस प्रकार की बातों का समर्थन होना चाहिए, ये वो नहीं चाहता है। ठीक है, अब राजीव त्यागी चले गए, वरना इस बात का जवाब वो जरूर देना चाहते हैं आपका। पिंकी आनंद हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट। पिंकी, अब निचली अदालत ने, अब साकेत कोर्ट ने जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन की दलीलों को मानते हुए शहजाद को दोषी करार दिया है, ये माना है कि शहजाद ने ही गोलियां चलाई जिससे MC शर्मा शहीद हुए। अब ऊपरी अदालत में जाने की बात हो रही है। ये जो दलीलें हैं प्रोसिक्यूशन की, ये कितनी स्ट्रांग रह सकती हैं ऊपरी अदालत में भी, और क्या क्या गुंजाइश अब इसमें डिफेंस के लिए बचती है? देखिए, हमारे जो देश है ना, एक बहुत अच्छी बात है। एक तो जो राजनीति की आपने बातें की, जहां तक कानून का सवाल है, प्रक्रिया हमारे सामने है कि अगर जजमेंट होती है लोअर कोर्ट में, हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद अगर वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है कोई भी पार्टी, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। ये जो बातें हैं ये सामने आएंगी तब जब क्या दलीलें होंगी, कितनी उसमें अहमियत है, कितनी कमी है, कितनी ज्यादा है, ये सब बातें हाईकोर्ट के आगे जब अपील अगर दर्ज होती है तो आएंगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर, अगर डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट होती है, क्योंकि 302 का मुकदमा है, तो उसके ऊपर भी हमारा जो कानून है ये मांगता है कि उसकी कॉन्फर्मेशन जो है वो हाई कोर्ट करेगी। लोअर कोर्ट इस बात की पूरी पैरवी नहीं कर सकता, उसकी कॉन्फर्मेशन हाई कोर्ट ही कर सकता है। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और अल्टीमेटली एग्जामिन होगा। दिखने में तो समझ में आता है कि प्रोसिक्यूशन का केस काफी अहमियत रखता है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स है वो सामने दलीलों के साथ ही आ सकती है जब हाईकोर्ट में मामला अगर आएगा तो। लेकिन पिंकी जी, प्रोसिक्यूशन की जो भी दलीलें थी उनको कमजोर माना गया था। ये माना गया था कि उन दलीलों में कोई दम नहीं है। अब कोर्ट ने उन्हीं दलीलों के आधार पर यह फैसला दिया और अब सुनकर लग रहा है कि हाँ, वाकई जिस तरीके से इस पूरे मामले को एनालाइज किया गया, वाकई में प्रोसिक्यूशन की दलीलों में दम था। जो गवाह उन्होंने पेश किए, क्योंकि वहां पर उस वक्त आसपास और कोई मौजूद नहीं था, इसलिए पुलिस के ही जवानों की गवाही ली गई, इस पर भी सवाल उठाए गए थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हायर कोर्ट में जाने के बाद, हाई कोर्ट में जाने के बाद शहजाद के पक्ष की तरफ से किसी तरह की कोई गुंजाइश बची है? देखिए, गुंजाइश तो कम लगती है। जो आप बात कह रहे हैं, अहमियत नहीं दी गई प्रोसिक्यूशन की दलीलों की, किसने अहमियत नहीं दी गई? वो तो राजनीति की बातें हैं। कांग्रेस सरकार ने ऑब्वियसली अपनी चीज आगे पक्ष देखने के लिए ऐसे कहा होगा कि इसमें दम नहीं है। लेकिन आप देखिए क्या केस मांगता है। किसी का मर्डर हुआ, किसी का नहीं, एक वीर जवान का मर्डर हुआ। मोहन चंद शर्मा जो हमारे एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थे, उनका मर्डर हुआ। वो स्पॉट पे जाते हैं, वहां पर उनको इत्तला मिलती है कि वहां पर ये लोग छुपे हुए हैं और वहां पर फायरिंग होती है। एक बात बहुत उछली थी, आपको याद होगा कि इन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहनी थी। लेकिन जो इन एक्टिविटीज में काम करते हैं, कई बार बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहनते क्योंकि वो साधारण व्यक्ति की तरह जाना चाहते हैं। कहां से ये बात सारी, एक किलिंग, एक मर्डर होता है, 2 लोग अलग जख्मी होते हैं, उसके बाद पूरा जो आपका विटनेसेस का बयान है कि शहजाद वहां था, गन उसने फेंकी, गोली मारते हुए देखा, इसके बाद बहुत गुंजाइश कहीं रहती नहीं है। अगर कोई और चीज सामने आए तो अलग बात है। डिफेंस का तो ये कहना कि शहजाद थे ही नहीं। जब कोर्ट ने मान लिया प्रोसिक्यूशन की बिना पर कि शहजाद वहां थे और जो गोली चली है वो शहजाद नहीं चलाई है, उसके बाद और कितना पक्ष रह जाएगा? मेरा ख्याल इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं। चले, इस बीच बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी की भी प्रतिक्रिया आई है, वो भी सुन लेते हैं। तो फिर अभी तो साफ है, दिग्विजय सिंह जी को समझना चाहिए कि वो जो वो कह रहे हैं कोर्ट उससे सहमत नहीं है। और ये भी समझना चाहिए कि कांग्रेस के नेता फर्जी ही बयान हर जगह देते रहते हैं। ये गरीबी के आंकड़े भी उसी तरह के फर्जी हैं जैसे उन्होंने वहां कहा। श्याम जाजू, अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मसले पर ये जो राजनीति हो रही थी अब तक, ये और ज्यादा तेज हो जाएगी? क्योंकि जिस तरीके के तेवर राजीव त्यागी के थे, उससे साफ जाहिर था कि ना आप उन्हें छोड़ने वाले ना वो आपको। 2014 चुनावी ईयर देखते हुए कांग्रेस एक भी इस प्रकार का मसला छोड़ नहीं रही है। आज देश में अगर आपको भी राजनीति नहीं करनी है तो आप सिर्फ फैसले का स्वागत कीजिए। ये क्यों कहते हैं कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के परफॉर्मेंस के कारण उनके पास कुछ बचा नहीं है और इसलिए ऐसे मिलने वाले सब छोटे मोटे विषय वो निश्चित रूप से राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं। पर इसकी रिएक्शन जनता में आ रही है। देशभक्त जनता उनको माफ नहीं करेगी। नहीं, जो रिएक्शन बीजेपी की तरफ से भी आ रहा है वो भी राजनीति से प्रेरित तो
है ही। अब मुरली मनोहर जोशी कहते हैं कि फैसले का स्वागत किया, यहां तक ठीक था, लेकिन अगर वो आगे कहते हैं कि कांग्रेस के नेता झूठे हैं तो फिर वो राजनीति करने लगते हैं। 5 साल में जिस प्रकार के बेजवाबदार उन्होंने बयान दिए हुए हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने दिए हैं, सोनिया जी का नाम उसमें यूज किया है, तो ये कौन सी जवाबदारी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबल पार्टी का बयान है ये? रूलिंग पार्टी ये जनता पे छोड़ दीजिए ना, जनता को देखने दीजिए। इस पर फिर राजनीति के बदले राजनीति ही आप करेंगे तो क्या यही राजनीति के लिए मुद्दे रह जाते हैं? निश्चित रूप से जनता देखेगी, जनता सोचेगी और आने वाले चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। बिल्कुल, आने वाले चुनाव में दूध का नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि मसलों को सिर्फ आप लोग चुनाव से ही जोड़कर देख रहे हैं क्या ये मसला भी आप लोग चुनाव से ही जोड़कर देख रहे हैं? इस प्रकार के कोई मसले पर भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति नहीं करती, देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि चुनाव में, आने वाले चुनाव में फैसला हो जाएगा, इसका मतलब आपको इस बात की खुशी है कि आने वाले चुनाव में अगर इस बात का फैसला कांग्रेस के खिलाफ होता है तो आपका उसमें फायदा है? जिस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये जाजू जी कि कुछ मसले तो आप लोग अपनी जेन्युइन प्रतिक्रिया के लिए रखा करिए, मतलब हर मसले पर आप बीजेपी के प्रवक्ता या राजीव त्यागी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर सलमान खुर्शीद आतंकियों के मृत्यु पर सोनिया जी के आंख में पानी आया और सोनिया रोई ये एक्शन देंगे तो उस पर रिएक्शन देनी ही पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। दिग्विजय सिंह कहेंगे कि ये फेक एनकाउंटर था और मोहनचंद शर्मा की शहादत ठीक नहीं थी, एनकाउंटर फेक था, तो भारतीय जनता पार्टी को रिएक्शन देनी पड़ेगी। हमारे कर्तव्य में हम कमी नहीं करेंगे, पर इस प्रकार की घटना का राजनीतिक उपयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। चलिए, ये आप वादा करें कि नहीं करेगी इस मुद्दे का उपयोग राजनीति के फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी संतोषजनक टिप्पणी है आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि अदालत के फैसले का हम सब सम्मान करें, न उस पर कोई टीका टिप्पणी की जाए और न उसका किसी भी तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी आनंद जी आपका, राजीव त्यागी का हम धन्यवाद कर चुके, श्याम जाजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में रवि हमारे साथ लगातार बने रहे साकेत कोर्ट से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके साथ आशीष सिन्हा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके साथ ही राशिद हाशमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि लगातार सुबह से बटला हाउस से हमें लगातार वहां के लोगों की प्रतिक्रियाओं से रूबरू करा रहे थे। हम